Good morning, students, and welcome to your own learning platform, Infinitive Learning Point. आज की इस क्लास में हम आपके DLED फर्स्ट सेमेस्टर में जो हिंदी विषय है आपका उससे संबंधित कुछ खास प्रश्नों को सीरीज़ के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं। ये आज की आपकी हिंदी की पहली क्लास है और इस क्लास की शुरुआत हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। प्रश्नों के द्वारा ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। आपको विलोम शब्द बताना है अर्वाचीन और उचित का। देखिए, विलोम शब्द एक पर्टिकुलर टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो यहाँ भले ही मैं आपको ये जो आपके सीरीज़ में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो करवा रही हूँ, पर पर्टिकुलर विलोम शब्द की एक क्लास में आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, जिसमें केवल और केवल हम विलोम शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम विलोम शब्दों को जो है वो पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। उससे आपके आगे के एग्ज़ाम्स की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि विलोम शब्द आपके न केवल फर्स्ट सेमेस्टर में बल्कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तक भी आपको, और आगे की जो टेट एग्ज़ाम है उनकी तैयारी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो इसके हम 1 से 2 सेशंस लेंगे जिसमें हम कंप्लीट विलोम शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कर लेते हैं। तो अर्वाचीन और उचित का आपको विलोम शब्द बताना है। तो अर्वाचीन शब्द का मतलब होता है नवीन या नया, तो इसका जो आपका विलोम शब्द रहेगा वो हो जाएगा प्राचीन। उचित शब्द यानी कि जो चीज़ सही हो, सार्थक हो, उसे उचित कहा जाता है, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका अनुचित। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि, अमृत, गणेश के दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो अग्नि, जैसे कि अब इसके अगर आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं, समानार्थी शब्द का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची, है ना। पर्यायवाची शब्दों को ही हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। अब चूंकि पर्यायवाची शब्द भी आपका टॉपिक है, तो इसकी भी कम से कम 2 क्लासेस हम लेंगे, जिसमें हम कुल मिला के जितने भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको सभी चीज़ें जो है वो अच्छे से रिवाइज करवा दी जाएंगी। तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अनल, पावक और आग। ठीक है ना, अनल, पावक और आग जो है वो इसके 3 यहाँ पे वैसे 2 पूछे गए हैं, पर यहाँ पे आपको 3 दिए गए हैं, है ना। पर एग्ज़ाम में आपको 2 ही लिखने हैं। एग्ज़ाम में जितना पूछा जाए आप केवल उतना ही जवाब देंगे। अगला आ जाता है आपका अमृत। तो अमृत का आपका पर्यायवाची हो जाएगा पीयूष, सुधा, सोम। पीयूष, सुधा और सोम। अगला है आपका गणेश का जो पर्यायवाची शब्द है। तो गणेश के तो बहुत सारे हैं, जैसे कि लंबोदर है, विनायक है, गणपति है, एक दंत हो जाएगा आपका, एक दंत। अच्छा, एक दंत समास पढ़े हैं आपने? क्या आप में से कोई बता सकता है एक दंत में कौन सा समास होता है? ठीक ना, एक दंत हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपका जो है वो गजानन हो जाएगा, गजानन हो जाता है। ठीक है ना, गज के समान आनन वाले। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ बात हो रही है कि शब्द क्या है और पद से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, शब्द एवं पद लिखा हुआ है। तो देखिए शब्द क्या होता है। देखिए हिंदी में प्रत्येक शब्द जो है वो वर्णों से मिलकर बना होता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन, है ना। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो आपके स्वर होते हैं। व्यंजन जो है वो हमेशा स्वरों के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं, वो आपके व्यंजन हो जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। ठीक है ना, कितने स्वर हैं? कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है ना,
व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों को उनके उच्चारण स्थान के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम कुल वर्णों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इनमें कुछ संयुक्त वर्ण भी होते हैं, जैसे कि श, त्र, ज्ञ, है ना। ये सभी क्या है आपके, ये आपके संयुक्त वर्ण कहलाते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था आपका कि शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो शब्द या पद कहो तो शब्द क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को, किसे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। मतलब कुछ खास वर्णों को इस प्रकार से अरेंज किया जाए कि वो एक मीनिंगफुल, है ना, एक सार्थक जो है वो सार्थक शब्द की रचना करें, तो उसको ही हम शब्द कहेंगे। जैसे कि हमने कहा विज्ञान, तो विज्ञान शब्द कैसे बनेगा आपका, वि, व, धन, ई, धन, ज्ञ, धन, आ, धन, न, धन, आ, अ। तो इन सब से मिलकर क्या बनेगा आपका, विज्ञान शब्द बनेगा। क्या बनेगा, विज्ञान शब्द बनेगा। तो ये एक निश्चित और सार्थक जो क्रम में वर्णों को अरेंज किया जाता है, तो वो फिर शब्द का निर्माण करते हैं। पद की बात करें तो पद क्या होता है कि कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। आपने अक्सर दोहे पढ़े हैं, आपने कविताएं पढ़ी हैं, तो उसमें स्टैंजास होते हैं ना, जिसको फिर हम पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, है ना। तो वो पूरा जो एक 2 या 4 लाइनों का एक जो ग्रुप होता है ना, किसी कविता में या किसी छंद में, उसी को पद कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि अस या अंश में क्या अंतर है। अब देखो आपको बताओ, इस तरह के प्रश्न भी आने हैं कि जो उच्चारण में तो समान दिखे शब्द, परंतु जिनके अर्थ अलग अलग निकलते हों, जो उच्चारण में समान हों पर उनके में कुछ ना कुछ जो है वो लिखने में अंतर होता है, जिसके कारण उनके जो है वो अर्थ अलग हो जाते हैं। तो इसमें अस और अंश दे रखा है। तो अंश क्या है, अंश का मतलब होता है कंधा, और अंश का मतलब क्या होता है, भाग, यानी कि पार्ट। इसी तरीके से अगर हम कहें कोश और हम कहें कोश, तो इसका मतलब क्या होता है, इस कोश का मतलब होता है ग्रुप, संग्रह। जैसे हम कहते हैं ना शब्दकोश, यानी बहुत सारी चीज़ों का संग्रह। और कोश का मतलब होता है एक कमरा, कोठरी, है ना, उसको कोश कहा जाएगा। ठीक है ना। जैसे धन कोश हो गया हमारा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। ये जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं, है ना, इसको हम अलग अलग सेशंस के माध्यम से इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न है, वैसे देखो रिपीट बहुत होते हैं। अब जैसे ये अंश और अंश वाला क्वेश्चन है ना, ये लगभग 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो रेपिटेशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एज इट इज़ क्वेश्चन जो है वो सीरीज़ में से उठाकर दे दिए जाते हैं। तो सीरीज़ को तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है। फिर भी आपको आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम कुछ खास प्रकार के या सेशंस को भी लेकर आएंगे, जिसमें हम केवल इन्हीं व्याकरण के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अज्ञ और उन्मुख शब्द का विलोम शब्द। तो अज्ञ यानी कि अज्ञानी, तो विज्ञ यानी कि विद्वान व्यक्ति, इसका विलोम हो जाएगा। उन्मुख यानी जब किसी की तरफ मुख कर रखा हो, और विमुख जब हम किसी से की तरफ से मुख को फेर ले। तो अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ, उन्मुख का विमुख हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भ्रंग और विपट शब्द के 2 पर्यायवाची लिखी। तो भ्रंग किसे कहते हैं भाई, भ्रंग कहते हैं भंवरे को। भौरा को क्या कहा जाता है, भ्रंग कहा जाता है। तो मधुप, मधुकर,
भ्रमर, भौरा, इसके अलावा षठपद, षठपद भी इसको कहा जाता है। अगला आ जाता है विपट। विपट का मतलब होता है वृक्ष या फिर पेड़, तो इसका तरु, पेड़, वृक्ष, पादप, है ना। तरु, पेड़, वृक्ष और पादप इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न है श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है। श्रुतलेख आप सभी को पता है, जब हम छोटे थे तो टीचर हमसे इमला लिखवाया करती थी, है ना। छोटी कक्षाओं में अनुकरण के माध्यम से इमला लिखवाई जाती है। थोड़ी बड़ी कक्षाएं हो जाती हैं तो बुक में से कॉपी करने के लिए कहा जाता है। तो श्रुतलेख के जो उद्देश्य है, बच्चों से श्रुतलेख लिखवाने का क्या उद्देश्य होता है ना। तो देखिए, नंबर 1 मैं आपको बुक में से नहीं बता रही हूँ, बुक का नहीं बता रही हूँ, पहले मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात को आप सुनेंगे। ये देखिए, बुक का भी समय पढ़ेंगे अपन, पर पहले मैं आपको ऐसे ही समझा दूँ। देखिए, नंबर 1 लिखावट सुधारने के लिए, है ना, होता है ना। लिखावट सुधारने के लिए भी जो है वो श्रुतलेख लिखवाया जाता है। नंबर 2 जो श्रुतलेख अनुकरण के माध्यम से लिखवाए जाते हैं, जैसे टीचर बोल रहा है और बच्चों से लिखने के लिए किया जाता है, उसका उद्देश्य होता है बालक की श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए। देखिए, जब तक ध्यान पूर्वक नहीं सुनेगा तब तक वो सही से लिख भी नहीं पाएगा। तो श्रुतलेख का एक उद्देश्य बच्चों के श्रवण कौशल को विकसित करना भी होता है। अगले की बात करें हम, तो नंबर 3 आ जाएगा आपका लिखने संबंधी त्रुटियों के सुधार हेतु। देखिए, श्रुतलेख के द्वारा जब बालक लिखता है, लिख के प्रैक्टिस करता है, चाहे वो टीचर का सुनकर लिख रहा हो या बुक में से देख के लिख रहा हो, तो उससे बालक के जो भी लिखने संबंधी उसकी त्रुटियां होती हैं उनमें भी काफ़ी हद तक सुधार आता है। तो ये कुछ खास कारण होते हैं बालकों में जो है वो श्रुतलेख को लिखवाने के। अब हम ज़रा बुक की लैंग्वेज में देख लें कि क्या उत्तर दिया गया। ये तो मैंने आपको एक जनरल थिंग बताई, अगर आप मेरा समझाया हुआ भी लिख कर आते हो एग्ज़ाम में तो वो भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और प्लीज़ प्रयास कीजिएगा कि इस तरह के प्रश्नों को आप पॉइंट्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में लिखने का प्रयास करो, है ना। अगर किसी चीज़ के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं, किसी चीज़ का महत्व पूछा जा रहा है, विशेषता, है ना, कारण, कमियां, गुण, है ना, या फिर दोष पूछे जाए, तो ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा पॉइंट्स में लिखने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ का अंतर आता है तो उसको हमेशा लाइन खींच के लाइन के दोनों तरफ जो है वो तुलनात्मक रूप से उसका उत्तर दो, है ना। पैराग्राफ से ज़्यादा जो प्रभावी उत्तर है वो आपके पॉइंट्स वाले लगते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि श्रुतलेख का उद्देश्य क्या है। तो श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना प्रारंभ कर दे तो अच्छा है। श्रुतलेख जो होता है वो सुनकर लिखा जाता है ना, ऐसा लेख जो कि सुनकर लिखा जाए वो आपका श्रुतलेख कहलाता है। अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते हैं। श्रुतलेख का उद्देश्य हिज्जे दुरुस्त करना, मतलब लिखने का जो तरीका है, शब्दों का जो वर्ण विन्यास है उसको सुधार करने के लिए और लिखने में तीव्रता विकसित करना होता है। तो आप ये उत्तर भी लिख सकते हो और मेरा समझाया हुआ भी लिख सकते हो, दोनों उत्तर सही रहेंगे। अगला प्रश्न है कि श वर्ण का योग के योग से बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? ये एक संयुक्त व्यंजन है।
श, त्र, ज्ञ, और इसके अलावा और कौन सा होता है अपना श षटकोण वाला? नहीं, बताइए। 4 अपने जो है वो क्या रहते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो श हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, इसके अलावा श, त्र, ज्ञ और श्र, श्र है ना, श्री वाला। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं हमारे हिंदी में। अब यदि हम इन सभी की बात करें, इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक से ज़्यादा व्यंजनों के समूह से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये एक से ज़्यादा जो है वो वर्णों के समूह से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अगर हम बात करें श की, जैसे श क्षत्रिय दिया गया है, तो ये तो आपका क, धन, श षटकोण से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें त्र की, तो त्र जो है वो आपका त और र से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें ज्ञ की, तो ज्ञ जो है वो आपका ज और ञ से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें श्र की, तो श्र जो है वो आपका श शलजम वाला और र से मिलकर बना होता है ना। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, ऐसे शब्द जो कि सुनने में और लिखने में तो अलग अलग हों, परंतु जिनके अर्थ समान हों, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा विनायक और गजानन, ये दोनों ही शब्द लिखने में, सुनने में, पढ़ने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, परंतु इनका अर्थ हमेशा समान है। ये गणेश जी के नाम के, गणेश जी के पर्यायवाची है ना। तो इन्हें हम कहते हैं समानार्थी शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। अगला प्रश्न है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में अगर हम 11 स्वरों को छोड़ दें, है ना, 11 स्वर कौन कौन से हैं हिंदी वर्णमाला के? अ, आ, ई, उ, है ना, ओ, औ और री, सॉरी उससे पहले ए और ए, है ना। ये कुल अपने 11 जो है वो स्वर हैं। इनके अलावा जितने भी वर्ण हिंदी वर्णमाला में आते हैं वो सभी आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं वो ऐसे वर्ण होते हैं जो सदैव स्वरों के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं। क्योंकि देखिए, हम लिखते हैं क, क अपने आप में एक वर्ण तो है, पर ये भी 2 वर्णों से मिलकर बना है। किससे? एक तो क व्यंजन से और दूसरा अ स्वर से। प्रत्येक व्यंजन हमेशा स्वरों के माध्यम से ही उच्चारित होता है। क्योंकि देखो, आप बोल के देखो, क, ख, हम कुछ भी बोलें, बाद में अ स्वर का जो है वो साउंड आता है। ठीक है, तो आपके व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो कि सदैव स्वरों के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम बताइए। तो 4 प्रकार के कौशल होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, जिसे हम सु, बो, पा, ली, है ना, ऐसे याद रख लो। सुनना यानी कि श्रवण, बोलना यानी कि वाचन, पढ़ना यानी कि पठन और लिखना यानी कि लेखन। तो श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ये ही आपके जो है वो किसी भी भाषा के 4 प्रमुख भाषाई कौशल होते हैं। इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि क्या है? तो ध्वनि क्या है कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है। ठीक है, ध्वनि क्या है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये प्रश्न
अक्सर पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि। अगला प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की बात करें हम तो ध्वनि चिन्हों के समिष्टि को भाषा कहते हैं, यानी कि बहुत सारे ध्वनि चिन्ह। अब ध्वनि चिन्ह क्या होता है, जैसे कि क ध्वनि का चिन्ह क्या होता है आपका क, ख का क्या होता है ख, तो ये आपके ध्वनि चिन्ह है। ये जो वर्ण होते हैं ना, इन्हीं को ध्वनि चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो ध्वनि चिन्ह के समिष्टि को, यानी समिष्टि मतलब समूह को ही भाषा कहा जाता है। बहुत सारे वर्ण आपस में मिलकर सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। ये सार्थक शब्द एक वाक्य का निर्माण करते हैं और वाक्यों से मिलकर एक किसी भाषा का निर्माण होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। तो भाषा निर्माण का ढांचा, संपूर्ण जो ढांचा है वो ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है ना। किसी भी भाषा के लिए ध्वनि संकेतों का होना बहुत ज़रूरी है, वरना किसी भी भाषा का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। मतलब जो ध्वनियाँ हमको सुनाई देती हैं, ठीक ना, उन्हीं का अध्ययन हम श्रवण कौशल के अंतर्गत करते हैं, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं। तो स्वर जो हैं वो आपके 11 होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं, ठीक है ना। स्वर कितने 11 और व्यंजन कितने होते हैं आपके 33 होते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर की अगर हम बात करें तो इसमें जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है वो स्वर कहलाते हैं। तो स्वर मैंने आपको अभी बताया कि स्वर वे वर्ण होते हैं जो कि बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, है ना। इसी तरीके से कुल 11 जो है वो स्वर जो है वो हमारी हिंदी भाषा में होते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो कि स्वरों के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप क बोल रहे हो तो क अपने आप में क और अ से मिलकर बना है। तो क तो आपका व्यंजन है और अ आपका स्वर है। तो व्यंजन क्या है, व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जो कि स्वरों के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं कि जब मुख द्वार को बंद करके खोला जाता है जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कुल जो स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में 25। क से लेके म तक के जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे कि क ख ग घ ण च छ ज झ य, है ना, इसमें ये लास्ट वाले 5 वर्ण नहीं आएंगे। जैसे क ख ग घ, है ना, फिर च छ ज झ, य नहीं आएगा, है ना, ट ठ ड ढ, ण नहीं आएगा। तो इस तरीके से कुल जो है वो 25 वर्ण होते हैं जो कि स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कहाँ से, क से लेकर म तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो जब मुख द्वार बहुत बंद करके बोला जाता है तो जो हवा होती है हमारे मुंह से जो निकलती है वो हमारे मुख से जो है वो रगड़ खाती हुई निकलती है। देखो जैसे आप कुछ भी बोल के देखो, है ना, जैसे कि हमने बोला च, छ, ज, झ, तो जब आप इन शब्दों को बोलते हो तो हमारी जो वायु है, जो प्राण वायु हमारे अंदर से निकलती है, वो हमारे मुख से रगड़ खाती हुई निकलती है। तो इस तरह के व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4, जैसे कि च, छ, ज, झ, ये आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। सारे वर्णों के प्रकार मैं आपको एक क्लास में करवा दूंगी कि स्पर्शी कौन से होते हैं, संघर्षी कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी सब कुछ आपको कराया जाएगा। डोंट वरी, ये मत सोचना कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है अनुनासिक किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण
जिन्हें उच्चारित करते समय जो ध्वनि है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती हो तो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि आपने बोला ड, ण, य, न, म। जब आप इन शब्दों को उच्चारित करते हो, सॉरी शब्द बोल रही हूँ मैं, इन वर्णों को उच्चारित करते हो तब नाक से ध्वनि निकलती है ना। तो ऐसे ही ये जो पंचम वर्ग आता है ना अपने वर्णमाला का पंचम वर्ग, जैसे कि क ख ग घ ण वाला, ण फिर य फिर ण फिर न, है ना। तो ये जो पंचम वर्ण होता है ना हमारी वर्णमाला का, वो आपके अनुनासिक कहलाते हैं। अगला है आपका दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर जैसे वर्णमाला में ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में ज़्यादा टाइम लगता हो उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे आपने बोला तो आपने फटाफट से बोल दिया, पर आपने बोला आ तो आ बोलते समय थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। जैसे आपने बोला ई, छोटी ई, तो ई तो फटाफट बोल दिया, पर अगर हमने बड़ी ई बोला तो ई तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो। तो जैसे आ, ई, ए, औ, ये आपके दीर्घ स्वरों में आते हैं, ठीक है ना, ऊ और री। अगला है आपका लुंठित या लोड़ित किसे कहते हैं, है ना। लुंठित या लोड़ित जो स्वर है वो किसे कहा जाता है कि जब मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद हो और 2-3 बार खुलता है तो उसे जो है वो हम लुंठित स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हमने बोला र, अब देखो जब आप बोलते हो र र र बोल के देखो, अपने मन में बोलो र, तो क्या हो रहा है, हमारा जीभ का जो टिप है, बिल्कुल जीभ का आगे वाला जो हिस्सा है ना, वो क्या होता है हमारे, उससे हमारा मुख बंद होता है। देखो बोल के देखो आप एक बार, तभी समझ में आएगी ये बात। जैसे हमने बोला र, तो र बोलते समय हमारी जीभ जो है वो आगे से थोड़ी ऊंची उठती है और हमारे मुख द्वार को बंद करती है। तो जब इस तरह से हमारी जीवा जो है वो मुड़ती है तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, लुंठित स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में केवल एक ही स्वर है, वो है र, जो कि लुंठित स्वरों के अंतर्गत लुंठित वर्ण के अंतर्गत आता है। स्वर बोल रही हूँ मैं, वो हो जाएगा आपका वर्ण या व्यंजन। अगला प्रश्न है अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनमें व्यंजन का भी गुण हो और स्वर का भी गुण हो, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके अर्ध स्वर, जो न तो पूरी तरीके से वर्णों में व्यंजन में आएंगे और न पूरी तरीके से स्वर में आएंगे। तो हिंदी वर्णमाला में 2 व्यंजन ऐसे हैं जो कि अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, वो होता है आपका य और व, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है। भाई अक्षरों के यानी कि वर्णों के, अक्षर और वर्ण का मतलब एक ही होता है, अक्षर और वर्ण का मतलब एक ही होता है। अब आप इसको गलत अलग अलग मत समझ लेना, कहीं पे अक्षर लिखा आ जाए कहीं वर्ण, तो आप बोलो कि मैम ये तो अलग अलग है। अक्षर क्या है, अक्षर समूहों का दूसरा नाम वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्णमाला, है ना। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि वर्णमाला क्या है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपका उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ, देखो या तो ह्रस्व को हम कह दें लघु, क्या कह दें, लघु, है ना, या फिर हम इसको कह दें ह्रस्व स्वर, एक ही बात होता है। तो दीर्घ स्वर अभी आपको मैंने पहले बताया कि ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में ज़्यादा समय लगता हो वो दीर्घ स्वर। तो लघु या ह्रस्व स्वर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, कि ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में कम समय लगता है तो वो आपके ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। जैसे कि अ, ई और उ, ठीक है ना। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, आ, ई और उ, ये आपके दीर्घ स्वर और ये आपके ह्रस्व या लघु स्वर। अगला है आपका
ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं जो कि ऊष्म कहलाते हैं। ठीक है ना? क्या कहलाते हैं? ऊष्म कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? क्या है? देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? तो देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है जिसको हम लिखते हैं, उसमें क्या विशेषता है अपनी? कि एक तो जो शब्द लिखा जा रहा है ना, जो शब्द लिखा जा रहा है उसको वैसा ही पढ़ा जाएगा, उसमें कुछ अलग अलग नहीं होता है ना। आपने कई बार देखा है कि जैसे अपन बात करें इंग्लिश भाषा की, तो इंग्लिश भाषा में W से भी व बन जाता है और V से भी व बन जाता है, परंतु हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है। हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है। अगर व लिखा है तो व को व ही पढ़ा जाएगा और कुछ नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, लिखने में भी सुंदर लगती है। तो ये आपकी क्या हो जाती है? देवनागरी लिपि की एक विशेषता हो जाती है। अब यहाँ पे बात आपकी ऊष्म व्यंजनों की हो रही थी, तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो श, स, ह, तीनों तो श और एक ह। श श है ना, श स श और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। और एक होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, एक होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। उनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से? य, र, ल और व। य, र, ल और व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है? तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने भावों का आदान प्रदान किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर सकता है। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य फर्स्ट सेमेस्टर के साथियों को भी क्लासेस के बारे में बताइए और उन्हें जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।